हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। मैं युवराज बागकर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मुंह, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, उसके बारे में बात की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उन सारे भागों को अच्छे से एक एक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि हमारे मुंह में दांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मुंह के अंदर एक और अंग पाया जाता है जिसका नाम है जीभ, टंग। तो जीभ क्या है, तो जीभ के बारे में हम सब पढ़ते हैं। जीभ एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग है, इसका मतलब जीभ को हम क्या पेशियों के द्वारा जीभ को हिला डुला सकते हैं, मुंह के अंदर किसी प्रकार से घुमा सकते हैं। मांसलय लचीली होती है। तो जीभ कैसी होती है, जीभ एक पेशीय अंग है, मांसलय और लचीली होती है, जो भोजन को क्या करते हैं, चबाने में, लुगदी बनाने में तथा भोजन को निगलने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। और क्या करती हैं, और जीभ में स्वाद का अनुभव कराती हैं। कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, नमकीन है, कड़वी है, सारे टेस्ट बताने का काम कौन करती है, हमारी जीभ करती है। और क्या है, इसलिए भाई जीभ को टेस्ट करती हैं तो जीभ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी जो हमें इस चीज़ का स्वाद का पता लगाती हैं। तो क्या होती है, जीभ के ऊपर बहुत सारी पेपिला स्वाद कलिकाओं से ढकी रहती हैं। जीभ किससे ढकी रहती है, पेपिला एवं स्वाद कलिकाओं से ढकी रहती हैं। और यही हमें किसका अनुभव कराती हैं, स्वाद का अनुभव कराती हैं कि कोई चीज़ खट्टी है या मीठी है, नमकीन है या कड़वी है। और जीभ एक और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं जो हम डेली का सबसे पहले जब जितनी भी बार बोलते हैं ना, तो हमारे क्या है, स्वर। तो इस स्वर का सारा नियंत्रण करने का काम भी किसका होता है, जीभ का। तो जीभ हमारे स्वर को नियंत्रित करने का कार्य भी करती है। अब देखो हम और बात करते हैं कि जीभ के कौन कौन से भाग होते हैं जो हमें स्वाद के किस भाग का अनुभव, स्वाद किस प्रकार के स्वाद को अनुभव कराती हैं। तो जीभ के क्या अलग अलग भाग जो हमें अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो सबसे पहले देखो जीभ का सबसे आगे वाला भाग, जीभ का सबसे आगे वाला भाग जो हमें स्वीट, मीठा, कोई भी चीज़ मीठी खाओ आप, उसका अनुभव किससे होगा, हमें जीभ के आगे वाला, जीभ से आगे वाले भाग को टच करेंगे उससे हमें मीठे जो स्वाद का पता चलेगा। उसी प्रकार आप देखो जैसे ही हम स्वीट वाला भाग होता है उसके जस्ट पीछे वाला भाग जो हमें किसका अनुभव कराते हैं, नमकीन चीज़, कोई भी चीज़ हमें नमकीन खाओ, ये जीभ का ये वाला भाग, जीभ की दोनों साइड वाला ये वाला भाग हमें नमकीन के टेस्ट का पता लगाती है, उसका अनुभव कराती है। कोई चीज़ कड़वी है, कितनी कड़वी है, कितनी है, उस चीज़ का पता भी जीभ के इस वाले भाग, जस्ट नमकीन के पीछे वाले भाग, इससे हमें किसका पता चलता है, कोई चीज़ कितनी कड़वी है, उस चीज़ का पता भी हमें इस भाग से चलता है। और कोई चीज़ कितनी खट्टी है, तो छाछ है, दही है, ऐसे खट्टी चीज़ों का पता हमारा ये वाला भाग पता लगाता है, या ये वाला भाग हमें अनुभव कराता है। तो जीभ के ये सारे अलग अलग भाग हो गए जो हमें अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती हैं। अब देखते हैं आगे। अब मुंह के अंदर जीभ तो होगी, दांत हमने पढ़ लिए। अब क्या है, हमारे मुंह के अंदर क्या है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। कुछ क्या पाई जाती है, ग्रंथियां। और उन ग्रंथियों से क्या निकलती हैं, लार। और उस लार जो हमारे भोजन को पाचन करने में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हमारे मुंह में टोटल 3 जोड़ी, कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सारी तीनों ग्रंथियां जोड़ी के अंदर पाई जाती है। पैरोटिड होती हैं हमारे मुंह में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथियां, ये कितनी होती हैं, 1 जोड़ी। ये कितनी होती है, 1 जोड़ी। ये भी कितनी होती है, 1 जोड़ी। सब 2-2 की संख्या में जोड़ी के अंदर होती हैं। तो पैरोटिड हमारे मुंह के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कौन सी, दूसरी है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ये भी 1 जोड़ी के अंदर पाई जाती है। और तीसरी कौन सी है, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरी कौन सी है, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। और देखो इन ग्रंथियों से अब क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। और वो एंजाइम हमारे पाचन के अंदर क्या करेगा, सहायता करेगा। तो देखते हैं एक एक
तो उस लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम। कौन सा निकलता है? लाइसोजाइम। तो हम क्या करते हैं, कभी कभार भोजन को, गंदा भोजन खा लेते हैं या भोजन को हम बाहर रखे हुए भोजन को खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं? कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु, बहुत सारी चीजें ऐसा आ सकती है जो हमें क्या पहुंचाती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। तो उनको मारने, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। और लार के अंदर क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन। और ये टाइलिन किसका पाचन करता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन कौन करता है? ये टाइलिन करता है। और ये टाइलिन स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल देता है। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से ही पाचन होता है, जो इस स्टार्च को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। और हमारे मुंह के अंदर, लार के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है, जो इसका नाम है म्यूकस। क्या नाम है? म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है भोजन को चिपचिपा बनाना, लुगदी बनाना, ताकि हम आसानी से भोजन को क्या कर सके? निगल सके। हमारे मुंह के अंदर भोजन को गीला बनाना, लुगदी बनाना, चिकना बनाना, ताकि भोजन आसानी से ग्रसनी से, ग्रासनाल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाए? आमाशय में पहुँच जाए। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ये म्यूकस निभाता है। तो हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। पैरोटिड जो सबसे बड़ी होती हैं, सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है, एक सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि होती है। ये 3 जोड़ी हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जिसके कार्य ये हैं। अब भोजन जैसे हमने मुंह से लार के अंदर मिक्स हो गया, जिसके अंदर स्टार्च का पाचन हो गया, जीवाणु को नष्ट कर दिया, और भोजन क्या हो गया? चिपचिपा, और उसकी लुगदी बन गई। अब हम भोजन को क्या करेंगे? भोजन को निगलेंगे। और निगलेंगे तो भोजन ग्रसनी से, ग्रासनाल से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? आमाशय में पहुँचेगा। तो सुनो, यहाँ चित्र में देखेंगे आप सभी कि भोजन को हम मुंह से जैसे ही यहाँ अंदर लेंगे, निगलेंगे, तो भोजन कहाँ आएगा? ग्रसनी में। फिर भोजन कहाँ आएगा? ग्रासनाल में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रसनी और ग्रासनाल, ग्रसनी और ग्रासनाल के बारे में। तो सुनो, ग्रसनी और ग्रासनाल केवल भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, एक रास्ता देने का काम करता है। बाकी इन दोनों अंग के अंदर कोई पाचन का कार्य नहीं होता है। ग्रसनी और ग्रासनाल, इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई टोटल कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होगी? 25 सेंटीमीटर। इस ग्रसनी के अंदर और ग्रासनाल के अंदर भोजन के कोई भी किसी प्रकार के भाग का पाचन नहीं होता है, और भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का ये इसका क्या है? मुख्य कार्य होता है। और फिर देखते हैं कि ग्रसनी और ग्रासनाल, इसकी स्थिति देख लेते हैं कि ये किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर स्थित होता है। ये क्या होता है? श्वास नलिका व हृदय के पीछे, हमारी श्वास नलिका आगे होती है, उसके पीछे क्या होता है? ये ग्रसनी और ग्रासनाल होता है। और वक्ष के थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है, डायफ्राम के पास से होती हुई आमाशय के ऊपरी भाग में खुलती हैं। तो ये श्वास नाल और हृदय के कहाँ पीछे से होते हुए कहाँ आती हैं? इस आमाशय के ऊपरी भाग में आती हैं। यहाँ आकर क्या करती हैं? आमाशय के ऊपरी भाग में खुलती हैं। फिर क्या है? इस ग्रासनाल के ऊपरी भाग, ग्रासनाल के ऊपरी भाग पर क्या होता है? एक एपिग्लोटिक्स ऊतकों का बनाया क्या होता है? ढक्कन होता है, या एक पल्ला होता है। ढक्कन या ये क्या होता है? पल्ला, जो ये बताता है, ये निर्धारित करता है कि अगर हम भोजन ले रहे हैं तो किस में जाए? ग्रासनाल या ग्रसनी में जाए। अगर हम श्वास ले रहे हैं तो वो श्वास किस में जाए? श्वास नली में जाए, कोई किसी गलत अंग के अंदर ना जाए। और इस बात का डिसीजन कौन करता है? एपिग्लोटिक्स ढक्कन करता है, जो कहाँ लगा होता है? इस ग्रासनाल के ऊपरी भाग पर लगा होता है। और श्वास नाल इस साइड में होगी। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन तो कहाँ जाएगा? ग्रासनाल में जाएगा। इसका मतलब ये ढक्कन कहाँ आ जाएगा? श्वास नली के ऊपर आ जाएगा, ताकि श्वास नली के अंदर क्या नहीं जाए? भोजन नहीं जाए। और अगर हम क्या श्वास ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? श्वास, तो श्वास हमको कहाँ चाहिए? फेफड़ों में चाहिए। आमाशय में तो सांस चाहिए नहीं, तो ये क्या होगा? ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन कहाँ आ जाएगा? इस ग्रासनाल के ऊपर आ जाएगा। और श्वास नली से श्वास कहाँ चली जाएगी? फेफड़ों में चली जाएगी। तो इस बात का निर्धारण या इस बात को सही मार्ग में जाने का कार्य कौन डिसीजन देता है? एपिग्लोटिक्स ढक्कन, जो ऊतकों का बना होता है। अब भोजन कहाँ पहुँच जाएगा? आमाशय में। और आमाशय में भोजन पहुँचेगा तो कितनी देर रुकेगा भाई? 3 से 4 घंटे तक भोजन रुकेगा।
अब भोजन आमाशय से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत के अंदर पहुंचेगा। छोटी आंत के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पर एक बड़ी ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका नाम है यकृत। और यकृत से रिलीज होता है पित्तरस, और पित्तरस यकृत से रिलीज होता है तो कहाँ एकटा होता है, पित्ताशय के अंदर एकटा होता है। और ये पित्ताशय से आगे पित्त वाहिनी से होते हुए कहाँ जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है। जैसे ही भोजन आमाशय से होता हुआ कहाँ आएगा, छोटी आंत के अंदर आएगा तो छोटी आंत से एक हार्मोन रिलीज होगा। छोटी आंत से क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इस पित्ताशय को उत्तेजित करेगा, जिससे पित्तरस निकलता हुआ कहाँ आएगा, इसी छोटी आंत के अंदर आएगा। और इस पित्तरस की पीएच होती है 8 पीएच होने के कारण ये पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो पहले भोजन आमाशय के अंदर कैसा था, अम्लीय था। तो फिर जैसे ही भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा तो छोटी आंत में आने के कारण ये पित्तरस का इसमें मिल जाएगा, भोजन के अंदर मिल जाएगा। और भोजन अब कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और ये पित्तरस भोजन के किस घटक का पाचन करेगा, ये पित्तरस भोजन के वसा का पाचन करेगा। और वसा का पाचन करेगा, इसलिए वसा के पाचन को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो वसा के पाचन को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और पित्तरस क्या है, पित्तरस किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी किसका कार्य करता है, ये पाचन का कार्य करता है। फिर हम देखते हैं आमाशय के नीचे एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्नाशय। जिसका क्या नाम है, अग्नाशय। और अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। और ये भी इस वाहिनी से होता हुआ कहाँ आता है, छोटी आंत में। तो पित्ताशय से पित्त वाहिनी से होता हुआ कहाँ आएगा, यहाँ छोटी आंत में। अग्नाशय से भी होता हुआ यहाँ आएगा। तो ये सामूहिक रूप से इस नली को हम पित्त वाहिनी ही बोलेंगे। अब जैसे ही अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलेगा तो अग्नाशय रस को निकलने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो इसी छोटी आंत के अंदर एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। और ये सिक्रेटिन हार्मोन इस अग्नाशय को उत्तेजित करेगा, जिससे क्या निकलेगा, अग्नाशय रस निकलेगा। और अग्नाशय रस मुख्य रूप से भोजन के 2 घटकों का पाचन करता है। कौन कौन से, एक का नाम है प्रोटीन, एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कार्य कौन करता है, अग्नाशय रस करता है। और अग्नाशय रस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। 3 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरे का नाम है लाइपेज और तीसरे का नाम है एमाइलेज। ये सारे किसके अंदर पाए जाएंगे, ये अग्नाशय रस के अंदर पाए जाने वाले तीनों एंजाइम हैं। अब ये ट्रिप्सिन क्या कार्य करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेंटोज को, ट्रिप्सिन पेंटोज को किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में। किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में। और ये पेंटोज को पेप्टाइड में बदलेगा। आपको याद होगा कि हमने आमाशय के अंदर पढ़ा था, आमाशय के अंदर कौन से भाग हो, पाइलोरिक भाग, ये सबसे लास्ट वाला भाग है ना, ये पाइलोरिक भाग, जिसके अंदर क्या निकला था, एक रेनिन हार्मोन निकला था जो क्या करता था, दूध को किसमें बदलता था, दही में। उसी प्रकार वहां से पाइलोरिक में एक पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन एंजाइम निकलता था। जो पेप्सिन एंजाइम क्या करता था, प्रोटीन को किसमें बदलता था, पेंटोज में। प्रोटीन को किसमें बदलता था, पेंटोज। उसी पेंटोज को छोटी आंत के अंदर, उसी पेंटोज को कहाँ बदलता है, छोटी आंत के अंदर। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, उसी पेंटोज को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। और फिर क्या होता है, छोटी आंत के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है इरिप्सिन। जिसका क्या नाम है, इरिप्सिन। छोटी आंत के अंदर ही एक और हार्मोन होता है इरिप्सिन, वो वापस पेप्टाइड को किसमें बदल देता है, अमीनो अम्ल के अंदर बदल देता है। मतलब प्रोटीन को सबसे पहले देखो, आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है जो जिसके अंदर पेप्सिन होता है, जो पेप्सिन उसी प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेंटोज में। और उसी पेंटोज को छोटी आंत के अंदर कौन, ट्रिप्सिन, उसी पेंटोज को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में। और इसी पेप्टाइड को छोटी आंत के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इरिप्सिन। और ये इरिप्सिन इसी पेप्टाइड को किसमें बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसी प्रकार आगे देखो लाइपेज। तो अग्नाशय रस के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, लाइपेज। और ये लाइपेज क्या करता है, वसा या वसा लिपिड को किसमें बदल देता है, वसा अम्ल या ग्लिसरीन में बदल देता है। फिर कौन सा पाया जाता है, फिर एक और एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च या मंड का पाचन करता है और उसको किसमें बदल देता है, माल्टोज के अंदर बदल देता है। मतलब हम ये करते हैं, ये सारा कार्य है ना, ये हमारे छोटी आंत के कौन से भाग में हो रहा है, ग्रहणी वाले भाग में हो रहा है। तो ये सारा सबसे अधिक पाचन कहाँ हो रहा है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जैसे ही भोजन आमाशय से ग्रहणी में आएगा तो इस ग्रहणी
क्या होता है, ये छोटी आंत का ही भाग है। छोटी आंत का ही भाग क्या है, ग्रहणी। इस पूरी को एक साथ क्या बोलते हैं हम, लंबी नली यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी को एक साथ बोलते हैं छोटी आंत। और इसी छोटी आंत के कितने भाग है, 3 भाग है। जो सबसे आगे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं, छोटी आंत के भाग को ग्रहणी बोलते हैं। इसके बीच वाले भाग को बोलते हैं अग्र शुद्रांत्र बोलते हैं, और छोटी आंत के सबसे लास्ट वाले भाग को बोलते हैं हम शुद्रांत्र। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखो, पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। और ये सारा रस कहाँ मिलता है, कहाँ पर निकलता है, इस ग्रहणी वाले भाग के अंदर निकलता है। और ग्रहणी वाले भाग के अंदर निकलेगा तो भोजन, जैसे ग्रहणी में आएगा तो ये सारे एंजाइम का निकले छोटी आंत के अंदर। इसका मतलब भोजन का पाचन, भोजन का पाचन हम बात करें तो छोटी आंत के अंदर सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी के अंदर होता है। अब जैसे ही भोजन का पाचन होता हुआ कहाँ जाएगा, ये छोटी आंत के अगले भाग अग्र शुद्रांत के अंदर जाएगा। और अग्र शुद्रांत के अंदर क्या होती है, इस नलिका के अंदर अंगुली जैसे बहुत सारे प्रवर्ध पाए जाएंगे। अंगुली जैसे बहुत सारी क्या पाए जाएंगे, प्रवर्ध पाए जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, रसा अंकुर। जिनको हम क्या बोलते हैं, रसा अंकुर। ये देखो रसा अंकुर, ये कैसे होते हैं, अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। अंगुली जैसे मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी नाल के अंदर ये इस प्रकार की अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाएगी। अब अंगुली जैसी संरचनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि ये भाग भोजन के अवशोषण का कार्य करता है। कौन सा भाग, अग्र शुद्रांत्र, ये भोजन के सर्वाधिक अवशोषण का कार्य करता है। इसके कारण इसके अंदर अंगुली जैसी संरचनाएं आती हैं ताकि कार्य क्षेत्र को बढ़ा दे। कार्य क्षेत्र को कैसे बढ़ा दे, जैसे हम अगर हम सीधे इसको मापे तो ये इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। जैसे ही मैं इसके अंदर अंगुली जैसी बहुत सारी संरचनाएं लगा दूँ, अंगुली जैसी बहुत सारी क्या बन जाए, संरचना बन जाए, तो अब मैं इसको मापूंगा तो कैसे मापूंगा, ऐसे मापूंगा। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका कार्य क्षेत्र क्या हो गया, लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, ताकि अवशोषण भोजन का क्या हो, अच्छे से हो। तो भोजन का पाचन सर्वाधिक ग्रहणी भाग में हुआ और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ हो गया, अग्र शुद्रांत के अंदर। अब जैसे ही भोजन आगे जाएगा, जैसे ही भोजन कहाँ जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, शुद्रांत्र के अंदर। छोटी आंत के अगले भाग कौन सा है, शुद्रांत्र। और वहां पर भी भोजन का क्या होगा, अधिक से अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ हो गया, अग्र शुद्रांत्र के अंदर। अब भोजन जैसे ही आगे जाएगा, जो भी बचे कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व साथ में आ चुके हैं, तो उनका पाचन भी और उसका अवशोषण भी कहाँ होगा, शुद्रांत्र के अंदर होगा। तो शुद्रांत्र के अंदर हो गया। अब छोटी आंत के 3 भाग, तो वापस लो, सभी छोटी आंत के 3 भाग है। सबसे आगे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं ग्रहणी, और ग्रहणी के अंदर से भोजन का सर्वाधिक क्या होता है, पाचन होता है। और फिर भाग आता है कौन सा, अग्र शुद्रांत्र। अग्र शुद्रांत्र के अंदर अंगुली जैसी बहुत सारी संरचनाएं लगी होती हैं। अंगुली जैसी बहुत सारी क्या निकली होती हैं, संरचनाएं। इस प्रकार से अंगुली जैसी बहुत सारी संरचनाएं, इनको क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। और इसकी संरचनाएं इस प्रकार क्यों होती हैं, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र को बढ़ा देती है। और ये क्या कार्य, इसका कार्य क्या है, भोजन के पचे हुए भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उन सभी का क्या करना, अवशोषण करना। और इन अंगुली जैसी रसांकुर के ऊपर क्या है, रक्त वाहिनिका का पूरा जाल फैला होता है। रक्त वाहिनिका का क्या होता है, पूरा जाल फैला होता है। तो भोजन का अवशोषण होता है, ये सारा भोजन इस रक्त वाहिनिका से होता हुआ कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है। और वहां पर वह भोजन किससे, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा किसमें निर्माण होता है, एटीपी के अंदर। अब छोटी आंत के कार्य होने के बाद ये भोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से होता हुआ भोजन छोटी आंत के अंदर पूर्ण आ गया। अब ये भोजन चला जाएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अब ये देखो भोजन वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने बढ़ती हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, आरोही। क्या बोलते हैं, आरोही। इसलिए इस बड़ी आंत के इस भाग को हम बोलते हैं आरोही वृद्धांत्र। अब क्या है, आरोही में जाता हुआ भोजन वापस कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और इस कोई भी चीज ऐसी सतह के अंदर पड़ी उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। इसलिए इस भाग का नाम हो गया बड़ी आंत के अनुप्रस्थ वैद्रांत्र। अब अनुप्रस्थ वैद्रांत से भोजन गति करता हुआ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आने की चीज को हम क्या बोलते हैं, घटती हुई संख्या को हम क्या बोलते हैं, अवरोही। इसलिए इसका नाम हो गया अवरोही वृद्धांत्र। और तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। अब बड़ी आंत का क्या कार्य है, जैसे ही भोजन बड़ी आंत में जाएगा तो भोजन के क्या है, सारे घटकों का लगभग सारा पाचन हो चुका है। फिर भी कोई पोषक तत्व है, कोई लवण है, तो ऐसे घटक जो साथ में चले जाते हैं, कुछ आवश्यक पोषक तत्व हैं, जल है, तो उन सारे चीजों का पाचन कहाँ होगा, बड़ी आंत के अंदर होगा। और बड़ी आंत के अंदर जैसे ही भोजन आएगा तो आगे जाता हुआ कहाँ जाएगा, मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और
छोटी आंत से बड़ी आंत से होते हुए भोजन मलाशय के अंदर जाएगा तो इस प्रकार के भोजन जो भी हमारे किसी प्रकार से काम का नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइल। छोटी आंत के बाद भोजन गति करता हुआ मलाशय तक पहुंचता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, काइल। प्रज्ञाशय रस जो क्या है भोजन के सर्वाधिक भाग का पाचन करता है, इसलिए हम इसको पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम, क्योंकि ये भोजन के सर्वाधिक भाग का पाचन करता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं। अब फिर क्या होगा, ये छोटी आंत से बड़ी छोटी आंत से होता है भोजन, बड़ी आंत से होता हुआ भोजन वापस कहाँ पहुँच गया, मलाशय में, और मलाशय के बाद भोजन गुद्दा से द्वारा हम त्याग देते हैं। जब हम मल त्यागते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। कैसा होता है, उसका कलर येलो होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि यकृत से एक एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का नाम है बिलिरुबिन। उस एंजाइम का क्या नाम है, बिलिरुबिन, जो यकृत के द्वारा वहां से कहाँ मिल जाता है, भोजन के अंदर मिल जाता है, और जिसके कारण उस भोजन का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ये यहाँ तक हमारा पूरा भाग हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ लिया। मलाशय के द्वारा हमने मल त्याग दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग पूर्ण हो जाता है।